So hey guys, welcome back. Hope you all enjoyed जो कि हमें जितना पिछले लेक्चर हमने डिस्कस किया था और हमने पिछले लेक्चर्स में यूनिट 4 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। क्या चीज़ें कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस हमने पूरी चीज़ें कर ली थी। इस लेक्चर में हम इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे कि हमने जो भी चीज़ अभी तक सीखा, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किस टाइप में होता है, डाइवर्सिफिकेशन, मल्टीपल चीज़ें, कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह सब चीज़ें सीखा, इसमें हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फॉर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हम ये यूनिट पूरी की पूरी इम्प्लीमेंटेशन पे बेस्ड है। उसको हम शुरू करते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो यप, स्टार्ट करते हैं हम। ओके, सो सबसे पहले समझते हैं बिजनेस स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग स्ट्रेटेजिक प्लान इनटू एक्शनेबल टास्क्स। मतलब अभी तक हमने जो भी प्लानिंग की, हम सब बोलते हैं ना कि यार हम प्लान सब कुछ कर लेते हैं, बस हम उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। एग्जीक्यूशन इज द की, ये कोट भी है। तो एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। एक्शनेबल टास्क इंश्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस या रिसोर्सेज, मतलब इंश्योर करना जो आपके रिसोर्सेज है, स्ट्रक्चर है और सिस्टम अलाइन करे आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए। यानी कि आपके रिसोर्सेज, आपके स्ट्रक्चर्स, आपके सिस्टम के अलाइनमेंट सबके सब फोकस करें आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर कैसे करोगे आप। ये पूरी चीज है, यही इंप्लीमेंटेशन है। जो हमने अभी तक प्लानिंग की उसको एक्शनेबल टास्क में रखना और उसे इंप्लीमेंट करना टू मीट आवर पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। Importance, it is the important thing is to bridge the gap between planning and execution, जो मैंने आपको बताया। Ensure that strategies translate into desired outcomes, जो हमने strategies बनाई उससे हमें desired outcomes मिल सके, long term goals हमारे पूरे हो सके, अलाइन करें ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स के हमारे। नेक्स्ट इज की एलिमेंट्स, क्या क्या होते हैं स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन की की एलिमेंट्स क्या होते हैं। जब भी हमें कुछ चीज इंप्लीमेंट करनी होती है तो हमें कुछ कुछ की एलिमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। चार मेनली की एलिमेंट्स होते हैं: स्ट्रक्चर, सिस्टम, कल्चर, लीडरशिप। स्ट्रक्चर मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी। मतलब किसी एक A metric structure may be implemented for cross-functional condition and multinational corporation। मतलब कुछ समझ में नहीं आया, बताता हूँ। देखो, एक कंपनी में सबसे पहले स्ट्रक्चर डिफाइन करो आप कि मेन कंपनी की सबसे टॉप मोस्ट हायरार्की कौन होगी। टॉप मोस्ट हायरार्की में भी किसी कंपनी का फाउंडर हो या को फाउंडर बोल सकते हो, और उसके बाद उससे नीचे होगा मे बी सीईओ जो सारे के सारे ऑपरेशंस को हैंडल करता हो। उसके बाद फर्दर वो एक हायरार्की डिफाइन होती है। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि आपकी कंपनीज में रोल किस तरह से रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरह से रहेंगे, ताकि आपकी पूरी स्ट्रेटजीज को सपोर्ट कर सके। हमारा विजन तो है कि हमें लॉन्ग टर्म कंपनी खड़ी करनी है, उसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर बेस बनाना पड़ता है। तो वही हमारा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर, वी नीड टू मेंटेन द स्ट्रक्चर कि हम किस टाइप में ऑपरेशन अपने परफॉर्म करें। नेक्स्ट इज सिस्टम। सिस्टम इज द सेकेंड पॉइंट। सिस्टम इज इंक्लूड प्रोसेसेस। प्रोसेस क्या होगा? पॉलिसीज एंड टूल्स फॉर फैसिलिटेटिंग स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन। हमें जो भी हमने स्ट्रेटेजी बनाई है उसके लिए हमें प्रोसेसेस, पॉलिसीज और टूल्स कौन कौन से यूज होंगे वो। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस, लाइक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम या आईटी सिस्टम्स, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स अगर हम कुछ यूज कर सके ताकि हम अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सके। हम कोई पॉलिसीज रखे कि हमारी कंपनी में ये पॉलिसीज है जिसको फॉलो करना है, कोई फिक्स्ड सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स रखे, कोई प्रोसेसेस रखे जो कि हमारे सिस्टम एक तरह से सिस्टम स्टेब्लिश कर रही है, जो हमारे एग्जीक्यूशन में, हमारे स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन में हेल्प कर सकते हैं। एग्जाम्पल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम या आईटी सिस्टम्स या रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स, ये सब चीजें रखें। कल्चर में भी जो हम शेयर्ड वैल्यू यूज कर, बिहेवियर नॉर्म्स कुछ इन्फ्लुएंस कर सके एम्प्लॉयज के एक्शंस को, हम एक यूजर कस्टमर सेंट्रिक कल्चर डेवलप कर सके। सर्विस लाइक हॉस्पिटल्स एंड रिटेल्स, हॉस्पिटलिटी एंड रिटेल बिजनेस वगैरह में हेल्प कर सके। फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज अपने यूजर को यूजर नहीं बोलती, वो अपने यूजर को फैमिली बोलती है, या अपने यूजर को स्टूडेंट्स, या जैसे ई कॉमर्स है तो अपने यूजर को मेनली तो वो यूजर ही बोलते हैं। पर कई कई कंपनीज में नॉर्म्स अलग चलते हैं कि मैं यूजर को यूजर कंसिडर नहीं करता, तो उनमें सारे के सारे एम्प्लॉयज उस तरीके से बात करते हैं। तो एक नॉर्म्स, एक वैल्यूज होती है जो कंपनी प्रोवाइड करती है, कल्चर उसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट इज लीडरशिप। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इंश्योर्स क्लैरिटी, डायरेक्शन एंड मोटिवेशन ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। एग्जाम्पल, अ सीईओ ड्राइविंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। बेसिकली यही है कि आप एक लीडरशिप क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए, कि डायरेक्शन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन को लेके। जैसे चार हमारे चीजें हैं, जो चार की एलिमेंट्स है विच इज एसेंशियल फॉर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। जो हमने प्लानिंग की थी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो हमने की है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये चार बेसिक पिलर्स होते हैं हमारे। नेक्स्ट इज 7S फ्रेमवर्क। व्हाट इज 7S फ्रेमवर्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो
मैकलिन्स्की कंपनी एंड कंपनी, ये जो कंपनी है, इसने एक 7S फ्रेमवर्क हाँ प्रोवाइड किया है। ये बेसिकली एक मॉडल है that examines 7 interdependent factors critical for successful strategy implementation. ये इनको हमने डिवाइड किया है दो एलिमेंट्स में, हार्ड एलिमेंट एंड सॉफ्ट एलिमेंट। दो एलिमेंट्स में डिवाइड किया है, हार्ड एलिमेंट एंड सॉफ्ट एलिमेंट। हार्ड एलिमेंट वो जो कि टेंजिबल होते हैं, easier to define है और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय द मैनेजमेंट। सॉफ्ट एलिमेंट वो जो कि इनटेंजिबल है, हार्डर टू मेजर, उसको मेजर नहीं किया सकता, मुश्किल से मेजर किया जा सकता है, और डीपली इम्बेडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों मेन डिफरेंस है हार्ड एलिमेंट्स में और सॉफ्ट एलिमेंट्स में। हार्ड एलिमेंट्स को इजीली डिफाइन कर सकते हैं, मेजर भी किया जा सकता है, और सॉफ्ट एलिमेंट को मेजर करने में थोड़ा हार्डर होता है, और बेसिकली वो डीपली एम्बेडेड होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, और ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो सकता है मैनेजमेंट से। अब आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है। फर्स्ट हार्ड एलिमेंट्स एग्जांपल है स्ट्रेटेजी। हमने स्ट्रेटेजी जो बनाई है, एक्शनेबल प्लान बनाया लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए। कंपनी का डिसीजन होता है टू परस्यू मार्केट पेनिट्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। पेनिट्रेशन मैंने डिस्कस किया था, डिस्काउंट्स देना। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अपने एक अलग मार्केट में जाना, ये एक स्ट्रेटेजी होती है। ये स्ट्रेटेजी हमने जो डिसाइड किया, ये हमारे हार्ड एलिमेंट्स में आता है। ये हमारे वन एस ये पहला स्ट्रेटेजी, ये फ्रेमवर्क है। सेकंड होता है स्ट्रक्चर, जो हमने भी डिस्कस किया। स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन, उसकी हायरार्की जो हमने डिस्कस किया। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में होता है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर मैंने समझाया। ये इधर से मतलब सीईओ आएंगे, सीएमओ जो भी, सीओओ, ऑपरेशनल ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर। और ये इसके बाद एक हायरार्की, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। डिविजनल हायरार्की, फंक्शनल हायरार्की, अलग अलग हायरार्कीज में हम डिवाइड करते हैं। ये हमारे स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। ये हमारा सेकेंड एस हो गया। थर्ड एस हमारा सिस्टम, जो हमने इन तीनों के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था यहाँ पर, आपको याद हो तो यहाँ पर तीनों के बारे में, स्ट्रक्चर, सिस्टम, सॉरी दोनों के बारे में। स्ट्रेटेजी हमने यहाँ देख लो, स्ट्रेटेजी हम शुरू से ही कर रहे हैं। सिस्टम, सिस्टम इज प्रोसेस एंड रूटीन्स दैट सपोर्ट डे बाय डे ऑपरेशंस। लाइक जो एचआर सिस्टम्स हमारे काम करते हैं, आईटी प्लेटफॉर्म्स, सप्लाई चेन सिस्टम्स हो गए, ये सब क्या है, ये डे बाय डे जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको सपोर्ट करने में, प्रोसेसेस को यूज होने में सिस्टम्स काम आते हैं। तीन ऐसा हमने पढ़ लिया, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम। अब इन ये तीन क्या है, ये तीनों को हम हार्ड एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तीन को हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर सकते हैं, है कि नहीं। स्ट्रेटेजी सही है कि नहीं, स्ट्रक्चर सही है कि नहीं, सिस्टम सही है कि नहीं, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको मॉनिटर कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। बट अब हम आते हैं सॉफ्ट एलिमेंट्स में। सॉफ्ट एलिमेंट्स हमारे शेयर्ड वैल्यूज, कि हमारे बिलीव्स क्या है, कोर बिलीफ क्या है, हमारा प्रिंसिपल क्या है। आइदर वी आर गोइंग फॉर द कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच, और हमारा बिलीफ क्या है बेसिकली, फर्म्स कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन। कंपनी की, फर्म्स की जरूरत नहीं है कि वो सस्टेनेबिलिटी पे पुश करे, इनोवेशन पे पुश करे, पर उनके शेयर्ड वैल्यूज में है कि हाँ मुझे करना है, तो उनके शेयर्ड वैल्यू हम उसे मेजर नहीं कर सकते, दे आर हार्ड टू मेजर। कि हमें सस्टेनेबिलिटी के लिए हम कितना काम करें, उसको मेजर करना मुश्किल है, वो इनटेंजिबल है। बट वी आर डूइंग दैट। स्किल्स कि उसमें कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटिटेंस कितनी है एम्प्लॉइज में, टेक्निकल एक्सपर्टीज कितनी है एम्प्लॉइज में, लीडरशिप स्किल्स कितनी है, इनोवेशन कैपेबिलिटीज कितनी है, इसको मेजर नहीं कर सकते, बट ये होनी चाहिए। स्टाइल, लीडरशिप अप्रोच किस टाइप में, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर किस टाइप में, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल, प्रमोटिंग एम्प्लॉइज इन्वॉल्वमेंट, ये सब चीजें। नेक्स्ट स्टाफ, पीपल एंड देयर रोल्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप में, रिक्रूटमेंट किस टाइप में होता है, टैलेंटेड एम्प्लॉइज का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीजें डिफाइन करती है सॉफ्ट एलिमेंट्स एक फर्म की, और हार्ड एलिमेंट्स एक फर्म की, और सब मिला के हम 7S फ्रेमवर्क यूज करते हैं। 3 और इधर 4, 4 + 3 7। तो ये क्यों मैटर करता है यार, मतलब 7S फ्रेमवर्क यूज क्यों होना चाहिए। फर्स्ट इज हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि ओवरऑल सारे एस्पेक्ट्स में आपके ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट होना, उसको उसके लिए हम 7S फ्रेमवर्क यूज करते हैं। अब जिस कंपनी में इन सारे के सारे एस को अच्छे से यूटिलाइज किया, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट तो हो गई, होलिस्टिक डेवलपमेंट तो डेफिनेटली पॉसिबल है। नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंसी के लिए, कि हाउ चेंजेस इन वन एलिमेंट अफेक्ट द अदर, ये समझने के लिए हम इसका यूज करते हैं। लाइक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, प्रोवाइड्स अ रोड मैप टू डायग्नोस द रिजॉल्विंग इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज। जो भी इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज है उसको कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं, इस रोड मैप के थ्रू हम बता सकते हैं, 7S फ्रेमवर्क के थ्रू बता सकते हैं कि क्या हम इस इनमें से 7S फ्रेमवर्क में किसी फ्रेमवर्क में हम लैग करते हैं, लैग बिहाइंड है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करके हम उसको सही कर सकते हैं। ये सब चीजों के लिए हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं 7S फ्रेमवर्क। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल क्या होता है, बेसिकली स्ट्रेटेजिक कंट्रोल समझो, हमारे पास कुछ भी ऑपरेशंस होते हैं, कोई भी मशीन होती है, तो उसे हमें, जैसे हमारे पास एक बिजनेस है, हमने उसमें सब कुछ मैनेजमेंट कर लिया, इम्प्लीमेंटेशन भी चल रहा है,
पर एक चीज बहुत जरूरी है, क्या? कंटिन्यूअस सर्विलियंस एंड मॉनिटरिंग, कि जो भी काम हमने ऑपरेशन लगाए हैं वो क्या सही तरीके से सही ढंग से हो रहे हैं। तो यही हमारा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है। इट्स लाइक जस्ट अ कि आप कंट्रोल उस पे आप एस्टेब्लिश करो, उसके मॉनिटर करो उस चीजों को। तो वही मैं दिखाऊंगा। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इन्वॉल्व monitoring and evaluating the implementation of a strategy to ensure alignment of the organizational goals and making necessary adjustments। यानी कि आप उसको मॉनिटर करो, जो आपने जब इम्प्लीमेंटेशन में जो भी चीजें हमने 7S किया है उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना कि सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा, कुछ दिक्कत है उसको मॉनिटर करो, उसको इवेल्युएट करो चीजों को, ताकि हम अपने फाइनल गोल जो हमारा था उस गोल तक हम पहुंच सके। और जो हमारा लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म गोल्स है, शॉर्ट टर्म गोल्स है, उसके लिए हम पहुंच सके, उसके लिए हम स्ट्रेटेजिक कंट्रोल करते हैं। उसमें भी हमारे मेनली 4 तरीके के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल होते हैं: प्रीमाइस कंट्रोल, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस और स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। प्रीमाइस कंट्रोल बेसिकली फोकस ऑन assumptions मेड ड्यूरिंग स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। मतलब स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, लाइक एग्जांपल के तौर पर, a firm checks whether assumptions about market growth rates and customer preference still hold true। मतलब जैसे हमें पता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक लेज के चिप्स है, ठीक है, लेज। अब लेज को, लेज एक अमेरिकन ब्रांड है, इससे इंडिया आना है, इंडिया आना है। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने चेक किया इंडिया में कि इंडिया में जो लोग हैं उनको कौन से फ्लेवर्स उनको पसंद है, ताकि वो लेज में फ्लेवर्स चेंज करके इंडिया में रख सके, ताकि उनकी सेल्स हाई हो। तो वो पहले प्रीमाइस कंट्रोल करेंगे कि उनको पता है कि इंडिया के लोगों को स्पाइस पसंद है ज्यादा, पर वो एक बार दोबारा चेक करेंगे कि हम जो एजम्पशंस मान रहे हैं कि इंडिया में लोगों को स्पाइसी स्पाइसी चीज पसंद है, तो हमें लेज को स्पाइसी करना है। तो क्या वो कि वो जो हमने एजम्पशंस माने हैं, क्या वो एजम्पशंस हमें एक अच्छा ग्रोथ रेट दे सकते हैं? उसको चेक करना, उसको कंट्रोल करना, दैट इज कॉल्ड प्रीमाइस कंट्रोल। बेसिकली जो हमने स्ट्रेटजीज, जो हमने अब उसके हिसाब से हम स्ट्रेटजीज बनाएंगे ना, कि हमें किस टाइप में मार्केट में लाना है, फ्लेवर्स किस टाइप में मार्केटिंग करनी है उसकी, जो स्ट्रेटजीज हम फर्दर बनाएंगे। पर हम ये assumption मान रहे हैं कि हाँ, ये जो फ्लेवर होगा इंडिया में चलेगा, तो ये क्या assumption सही है, इसके बारे में इसको कंट्रोल करना प्रीमाइस कंट्रोल होता है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्लियर होगा। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल फोकस करता है प्रोग्रेस ऑफ स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन। ये प्रोग्रेस को देखता है कि हमने जो माइलस्टोन सेट किए थे, जो हमने माइलस्टोन सेट किए थे उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना है कि हम क्या सही उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि हमने जो टारगेट सेट किए थे उसको मेट कर पा रहे हैं, उसको हम इनिशियलाइज कर पा रहे हैं, इनिशिएट कर पा रहे हैं। ये सब चीजें हमारे इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल में होती है। स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस में हमारा होता है ब्रॉड एंड ऑनगोइंग मॉनिटरिंग ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। ये भी बहुत जरूरी है कि आप बाहर के कंपटीशन को भी समझो। यानी कि आप तो कर रहे हो, वो तो बेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल से ये समझ लिया कि यू आर डूइंग द ग्रेट थिंग, यू आर डूइंग गुड थिंग, कि आपने जो सोचा प्रीमाइस कंट्रोल से आपने assumptions को देखा, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल से आपने समझा कि हाँ आप सही कर रहे हो। पर ये भी समझना जरूरी है कि क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स क्या आपके सपोर्ट में है, यानी कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर से आप कैसे आगे निकलोगे, ये बहुत समझना जरूरी है। तो कीपिंग एन आई ऑन द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज जो आपके कॉम्पिटिटर यूज कर रहे हैं, उस पर समझना, अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना, अपने में रेगुलेटरी चेंजेस करना, रेगुलर चेंजेस करना, कॉम्पिटिटर को समझना, ये सब चीजें आपकी स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस में आती है, सर्विलेंस में आती है ये सब चीज। नेक्स्ट इज स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, लाइक इमीडिएट रिस्पॉन्स टू सर्टेन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा, लाइक एडजस्टिंग स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस और नेचुरल डिजास्टर। कुछ भी जैसे अभी कोई भी ऐसा डिजास्टर हो गया, तो उस केस में एक स्पेशल अलर्ट कंट्रोल आ जाता है, जिसमें आपको अपने फाइनेंशियल क्राइसिस में कैसे कंपनी को रन करोगे आप, उसके लिए भी एक होता है, वो कंट्रोल होता है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। अब स्टेप्स क्या क्या है, हमने समझ लिया कि स्पेशल अलर्ट कंट्रोल होते हैं, स्टेप्स क्या क्या होते हैं इसे इनेबल करने के लिए। सबसे पहले आपको सेटिंग स्टैंडर्ड्स, अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करना पड़ता है कि आपके मेजरेबल टारगेट्स क्या है, आपके बेंचमार्क्स क्या है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरा बेंचमार्क है, मुझे एक साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, ये मेरी कंपनी का बेंचमार्क है। तो अब उसके हिसाब से मैं अपने ग्रोथ रेट देखूंगा, मार्केट शेयर देखूंगा, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन स्कोर्स देखूंगा, ये सब चीजें मेरे बेंचमार्क में आती है। तो हमने एक फर्स्ट स्टेप हमारा था स्ट्रेटेजिक स्टैंडर्ड मेंटेन किया। अब हमने स्टैंडर्ड मेंटेन किया, अब हम उसके हिसाब से चल रहे हैं, ग्रोथ रेट वगैरह सब देख के चल रहे हैं। सेकेंड स्टेप हम मॉनिटर करेंगे अपने परफॉर्मेंस को, कि हम जो भी रेगुलर ट्रैक रखेंगे और एनालाइज करेंगे अपने की परफॉर्मेंस को, किसको बोलते हैं केपीआई, की परफॉर्मेंस एनालाइज इंडिकेटर्स, केपीआई को एनालाइज करेंगे कि हमने जो सोचा है क्या वो सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सब चीजें जो हम सोचते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेकंड आ जाएगा, मॉनिटर करो परफॉर्मेंस को। पहले स्टैंडर्ड्स को सेट किया, फिर मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। थर्ड इज कंपेयरिंग रिजल्ट्स, कि आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो आपके टारगेट्स के साथ मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं,
और भी चीजें देखो, और भी अपने कॉम्पिटिटर्स किस टाइप में कर रहे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ देखो अपना किस टाइप में ग्रोथ हो रहा है, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्ट्रेस स्टैंडर्ड, कि आपने जो स्टैंडर्ड यहाँ पर सेट किया था और यहाँ पर आपने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस किया, उन दोनों को आपको कंपेयर करना है बेसिकली। फिर टेक करेक्टिव एक्शंस, अब आपने कंपेयर किया, अगर सब कुछ सही चल रहा है देन इट्स वेल एंड गुड कि आप यू आर गोइंग विद द राइट डायरेक्शन, कि आप करते रहो। पर अगर कुछ दिक्कतें आ रही है कहीं पर, तो इम्प्लीमेंट द चेंज एंड एड्रेस द डेविएशन और गैप्स, कुछ गैप्स आ रही है तो उसको आप करो, जैसे रिसोर्स एलोकेशन या रिवाइजिंग द मार्केटिंग कैंपेन्स, या मार्केटिंग आपको दोबारा करनी चाहिए, जो आपने सोचा था उसमें नहीं हो रहा, उतना सेल्स नहीं हो रहा है, तो आप मार्केटिंग में और खर्च कर सकते हो, या इस टाइप में अपने रिसोर्स को प्रॉपर एलोकेट करो ताकि आपके सेल्स और बढ़ सके। तो ये सब चीजें आपकी टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ये 4 स्टेप्स होते हैं हमें स्ट्रेटेजिक कंट्रोल को मैनेज करने में, या स्टेप्स फॉर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये बहुत सिंपल है, मतलब सिंपल तो ऐसे सभी चीजें हैं, पर गवर्नेंस हमें क्या सिखाती है मेनली, तो आप ऐसे समझो, गवर्नेंस क्या है हमारे में। एग्जाम्पल समझो, एक गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अलग अलग बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए अलग एक गवर्निंग बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिड के लिए कुछ और है। तो एक मेन गवर्नेंस क्या करती है, इन सब पे वो अपने रूल्स प्रैक्टिसेस कुछ रहते हैं, उसको कंट्रोल करती है। जस्ट लाइक विद द सेम कॉन्सेप्ट आप इसमें समझो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, refers to the system of rules, practices and process by which company is directed and controlled to ensure accountability first point, fairness second point and transparency third point। तीन चीजें याद रखनी है, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी। इन तीन चीजों पे जो कंट्रोल करती है कंपनी, अपनी कंपनी तीन चीजों पे कंट्रोल रखे, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, एक और आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस चार चीजें होती है हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी मींस एंश्योरिंग दैट द मैनेजमेंट इज आंसरेबल टू द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स यानी कि कस्टमर्स, आपके और भी जो भी मैनेजमेंट मेंबर या जो भी मेंबर्स आपके, सीईओ रिपोर्टिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अभी हम पढ़ेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं या किस कैटेगरी में आती है, सब चीजें। यानी कि जो मैनेजमेंट मेंबर है, जैसे सीईओ है, वो रिपोर्ट करे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वो ऑनेस्टी के साथ प्रॉपर, मतलब सारे के सारे जो भी स्टेप्स ले रहे हो उसके आंसरेबल हो आप, मतलब जो भी कर रहे हो उसके लिए आंसरेबल हो। दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी, आप सब कुछ आंसर दे पा रहे हो, खुद से मेंटेन कर पा रहे हो, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर पा रहे हो। ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। लाइक डिस्क्लोजिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन द एनुअल रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स में आप कुछ फेक नहीं कर रहे, प्रॉपर जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो आपको शो कर रहे हो, वो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। फेयरनेस, फेयरनेस मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स, जो स्टेक होल्डर्स जो माइनॉरिटी, उनके भी ट्रीटमेंट, उनसे जो ट्रीटमेंट करोगे आपको सेम रखना है। ये सब चीजें हमें फेयरनेस सिखाती है। फोर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक एक्टिंग एथिकली विद द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। मतलब आप स्टेक होल्डर्स का बेस्ट इंटरेस्ट देखोगे, उन्होंने अपने इन्वेस्ट किया है, तो आप उनमें कुछ भी लाइक कॉम्प्लिकेशन, लीगल एंड इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स सब कुछ देखोगे, अब आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो बेसिकली। तो ये चार पॉइंट्स हैं हमारे, चार प्रिंसिपल्स है किसी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लीड करने के लिए। तो फर्स्ट हमारा की एलिमेंट्स हम समझते हैं, की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। फर्स्ट हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमारे फर्स्ट मोस्ट टॉप हायरार्की पे रहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो ओवरसी करते हैं मैनेजमेंट को, वो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन बताते हैं, सेट करते हैं स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, और इंश्योर करते हैं अकाउंटेबिलिटी को। दे इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, लाइक अप्रूविंग मेजर डिसीजंस लाइक मर्जर्स और कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर उन्हें कुछ इन्वेस्टमेंट करना है या किसी से उन्हें मर्ज करना है, इस इन जैसे मेजर डिसीजंस को लीड कौन करता है, ये लीड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, वो मैनेजमेंट को देखते हैं, कुछ मेजर डिसीजंस लेते हैं। लाइक अगर आपको किसी कंपनी के साथ मर्ज करना है, जैसे अभी इंस्टाग्राम फेसबुक के साथ मर्ज हुआ, तो इंस्टाग्राम ने अपनी मीटिंग की होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ कि हम ये चीजें हमें मिल रही है, उस हम ये चीज करेंगे। तो ये सब चीजें जो होती है कॉर्पोरेट लेवल पे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंडर आती है, और फर्स्ट हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। सेकंड इज स्टेक होल्डर्स, इंक्लूडिंग लाइक स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड कम्युनिटी। तो इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग एंड प्रोवाइड फीडबैक, ये उनका रोल होता है स्टेक होल्डर्स का, कि आप डिसीजन मेकिंग में और फीडबैक अब देखो कि ये डिसीजन थोड़ा सही, थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसमें आप कुछ और चेंजेस कर सकते हो, तो वो चेंजेस इम्प्लाई होते हैं। कुछ छोटे मोटे चेंजेस खुद भी कर देते हैं, बड़े बड़े चेंजेस के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखनी पड़ती है। थर्ड इज मैनेजमेंट मेंबर्स, एग्जीक्यूट द स्ट्रेटेजिक प्लान एंड मैनेज डे बाय डे ऑपरेशंस। जो डे बाय डे ऑपरेशंस जो हमने सेट किया था, स्ट्रेटेजिक प्लान जो हमने सेट किया था, उसको डे बाय डे इंप्लीमेंट करना, उसको मैनेज करना मैनेजमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट इज ऑडिट एंड कंट्रोल्स, रेगुलर फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑडिट्स करना, इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी।
यानी कि आपके एक्सटर्नल ऑडिट्स और रिव्यूइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बेसिकली आपका वो ताम झाम वाला काम है कि आपने सब कुछ किया और उसको नोट करना, आपको सारी की सारी चीजों को आप ऑडिट कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो पूरी चीजों को, एक्यूरेट रिजल्ट और कुछ इंटीग्रिटी मेंटेन कर पा रहे हो कि सब कुछ सही सही हो रहा है, और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप रिव्यू करते जा रहे हो, और कुछ भी आपको उसमें इसी में आपको सेल्स ग्रोथ दिखती है कि अभी कंपनी क्या ग्रोथ हो रही है, जिस तरह से आपने ग्रोथ रेट इमेजिन किया था, सेट किया था, एक बेंचमार्क सेट किया था, क्या उस बेंचमार्क को आप मेट कर पा रहे हो। ये सारे आपके ऑडिट्स एंड कंट्रोल्स में एलिमेंट्स जो है की एलिमेंट ऑडिट कंट्रोल, वो आपको बताती है कि हाँ आप कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो अपनी मार्केटिंग को बढ़ा दो आप, या कुछ करो, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंस है गवर्नेंस की, तो रेप्यूटेशन बढ़ जाती है पहले कंपनी की। गुड गवर्नेंस बिल्ड ट्रस्ट अमंग स्टेक होल्डर्स एंड इंप्रूव द कंपनी क्रेडिबिलिटी। अगर आज की डेट में एग्जांपल, अभी कुछ टाइम पहले नहीं वो ओपन एआई का जो फाउंडर था सैम अल्टमैन, वो कैसे जब वो क्विट कर रहा था, जब वो रिजाइन करना चाह रहा था, तो उसके शेयर्स गिर गए थे। तो उनके जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता चल, वो एक क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहती है कि हाँ ये बंदा आपके में है, स्टेक होल्डर में, तो एक ट्रस्ट होता है लोगों पे कि हाँ ये कंपनी आगे जाएगी, तो हमारा पैसा सेफ है, बेसिकली ये टर्म यूज करते हो। तो गुड गवर्नेंस बिल्ड्स ट्रस्ट अमंग स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट इज अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है क्योंकि ये शो करता है कि आपका कंपनी अभी स्टेबल है। अगर आपका गवर्नेंस स्टेबल है, आपकी क्रेडिबिलिटी परफेक्ट है, तो इन्वेस्टमेंट मिलती है कि हाँ ये कंपनी स्टेबल है, तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये हमें अच्छा रिटर्न देगी। लाइक मिटिगेट रिस्क, रिस्क को कम करता है। इफेक्टिव गवर्नेंस रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ फ्रॉड एंड मिसमैनेजमेंट को कम करता है, ये रिस्क को कम करता है। बेसिकली एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्क को कम करता है। तो 3 पॉइंट्स में सीखे। एनहांस रेपुटेशन बढ़ाता है, इन्वेस्टमेंट में हमें मिल सकता है, और रिस्क को कम करता है। और ये हमने उसमें कुछ कंक्लूजन्स हमने जो सीखे वो है। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी खत्म होता है। यूनिट 5 हमने पूरी चीजें कर ली है, और अभी तक हमने पूरे के पूरे लेक्चर्स और जो भी टॉपिक्स थे हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक। होप आप सब इसको वीडियो को एंजॉय किए होंगे, और होप सो कि आप सबको सीखने को मिला होगा कुछ चीजें। बिकॉज एग्जाम पास करना यार, कोई भी आज की डेट में कुछ भी कहीं से भी रिसोर्सेज कहीं से भी पढ़ के, शिवानी या कहीं से भी पढ़ के एग्जाम में लिख के आ सकता है। पर आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको जितने हो सके रियल लाइफ एग्जाम्पल दूं, आपको चीजों से फेमिलियर करा सकूं आपके, क्योंकि एजुकेशन इज ऑल अबाउट आप अपने डेली लाइफ में क्या देखते हो। अगर आपने पूरी पढ़ाई कर ली और आप उसको रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो यूजलेस, ऑल आर यूजलेस। क्योंकि पढ़ाई यूजलेस, क्योंकि हम पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि हम जो दुनिया को देखने का नजरिया है, हम छोटे छोटे चीजों को समझ सके। हमें पहले पता था कि कंपनी यार इसको टेक ओवर कर ली, तो हमने ये समझने में ये सोचते कि टेक ओवर करना मतलब क्या, कंट्रोल कर लिया, कुछ पार्टनरशिप में आई है, हमें उसका कोई आइडिया नहीं था। पर इस लेक्चर को देखने के बाद या इससे ये पूरी सीरीज को देखने के बाद, आई होप कि जो भी कॉर्पोरेट में डिसीजन हो रहे हो, वो आप समझ सकते हो कि इस टाइप के डिसीजन हो रहे हैं, ये स्ट्रेटेजीज अपनाया जा रहा है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज कर रही है, ये सब चीजें हो रही है, फिट कॉन्सेप्ट। और हमने जो भी सीखा कि पोर्टफोलियो एनालिसिस किस टाइप में हो रही है 7S फ्रेमवर्क के थ्रू, अगर हमारे फ्यूचर में हम कोई कंपनी बनाते हैं, उसके हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेटअप करना है, तो हम क्या क्या फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं, किस टाइप में डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। कोई टर्म आपने सुना, सोचो आप कोई बीसी, कोई मतलब मैं तो नहीं पता कौन से कोर्सेज होते हैं बिजनेस के, पर कोई बिजनेस वाला बंदा इसको पढ़ रहा है, आप उसके सामने बता रहे हो डाइवर्सिफिकेशन ये होता है, तो उसको भी लगेगा कि हाँ यार, this is the person who is studying in CSBS. That's why we are studying in CSBS, because guys business system में यही है, यही this is the main thing जिसमें हमें business के बारे में पढ़ना है, this is actual thing। तो यही है जो हमें बाकियों से अलग करता है, दिस इज कि हमें हमारी जो थिंकिंग है उसको अलग करता है। टैक्स से हटके जो कॉर्पोरेट में चीजें चल रही है उससे अलग करता है, हमें एक ओवरव्यू देता है चीजों को समझना किस तरह से, एक पर्सपेक्टिव देता है, अलग पर्सपेक्टिव। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंजॉयड द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर टाइम, एंड हैव अ नाइस डे।